नमस्कार, आप लोग का स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लासेस में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज थर्ड क्लास है। आज हम लोग अनुसूची के बारे में जानेंगे। अनुसूची जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी। कितनी संख्या कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है, और पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो अनुसूची 12 है। तो पहले वर्तमान यानी कि मूल संविधान में कितना था? 8। मूल संविधान में 8, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12। ठीक है, तो 4-4 का बना के हम लोग पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। संघ, इसका मतलब समझेंगे। भारत कुछ नहीं है, भारत कुछ नहीं है। भारत जो है, ये जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी से मिलकर बना है। भारत नाम का देश जो बना है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना है। इसीलिए हम लोग कहीं भी जाते होंगे तो देखते नहीं होंगे कि आई लव इंडिया, हर जगह देखते होंगे आई लव अगरतला, आई लव दिल्ली, आई लव जोधपुर, आई लव बेंगलोर। तो इसीलिए कि भारत जो है राज्यों से मिलकर बना है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलकर। ये अनुसूची पहला में कहा गया है। और जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है। जब भाग पढ़ेंगे, भाग, तो उसमें भी भाग 1 में भी यही बात कहा गया है कि भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के संगठन को क्या कहते हैं? भारत। कोई दिक्कत? जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसमें भी वही है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, मिला संगठन है। जब भाग में जाएंगे वहाँ भी वही कहा जाएगा कि भारत जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 2 में क्या है? वेतन, सैलरी। ठीक है, वेतन ऐसे उच्च पदों पर विराजमान, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सबका सैलरी का प्रावधान है अनुसूची 2 में। 2 में कहा गया पहले इन लोग को सैलरी दिया जाए, तो सैलरी का वर्णन कहाँ है? अनुसूची 2 में। ठीक है, 3 में शपथ, जिसको इंग्लिश में ओथ कहते हैं। ठीक है, जो वेतन लेगा वही शपथ लेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने भी सैलरी लेने वाले थे वहाँ अनुसूची 3 में वह शपथ लेते हैं। ठीक है, 4 में क्या है? 4 में है कि राज्यों का, राज्यसभा में राज्यों का राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा जो है तो किस राज्य से कितना सीट आएगा उसी का वर्णन अनुसूची 4 में करता है। ठीक है, जैसे यूपी से कितना सीट आएगा, एमपी से कितना सीट आएगा, महाराष्ट्र से कितना सीट आएगा,
तो वो जो है जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे कि ये जो राज्यसभा की सीटें हैं किस तरह भरी जाती है, क्योंकि इसका चुनाव जो है हम लोग नहीं चुनते हैं, ये विशेष प्रकार का एक चुनाव से चुना जाता है। तो जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से इनके सीटें भरा जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में है 31, महाराष्ट्र में है 19, ठीक है, तमिलनाडु में 18, बिहार में है 16। तो इस तरह, ठीक है, यही राज्यसभा में सीट की संख्या है। तो अनुसूची 4 यही कहता है कि किस राज्य से कितना सीट होगा, बंटवारा जो किया गया है इस अनुसूची 4 में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। पहला में था भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ, चौथा में क्या है, राज्य का राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। 4 तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखने का है भारत, वेतन, शपथ, राज्य। पहला में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ, चौथा में है सीटों का बंटवारा। अब 5वां देखेंगे, 6वां देखेंगे, 7वां देखेंगे और 8वां देखेंगे, ठीक है। 5वां में क्या है, 5वां में भारत के जितने भी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, उसे विशेष प्रकार का छूट है, SC और ST, ठीक है, इसे एक विशेष प्रकार का छूट दिया गया है। 5 में यही कहा जाता है, ठीक है। छः में क्या है, 4 ऐसे राज्य जिसे विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 4 ऐसे राज्य जिसे विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया वहाँ के जनजाति को। तो है कौन सा 4 राज्य है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। पहला है असम, ठीक, त्रिपुरा, मेघालय, और चौथा है मिजोरम, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 6ठे अनुसूची में कितने राज्य को विशेष राज्य की दर्जा मिला है, तो 4 राज्य। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा 4 में से एक हटा के कि इनमें से किसे विशेष राज्य की दर्जा नहीं दे, जैसे मिजोरम के जगह दे देगा नागालैंड, ठीक है। तो इस तरह भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा कि कौन से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो नागालैंड, सिक्किम, कुछ भी पूर्वोत्तर भारत का किसी भी राज्य का नाम दे देगा और पूछेगा। तो आपको ये 4 का नाम याद रहेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो क्या कौन सा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 3-4 बार बोलिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भाग 7 में। 7 में क्या है, 7 में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। 7 में क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इस सूची के तहत 3 प्रकार के कानून बनता है, संघ सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ तीनों के बारे में जानेंगे। संघ सूची क्या है, संघ सूची जिसके तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकता है, सेंट्रल कानून बना सकता है, उसको क्या कहेंगे, संघ सूची, ठीक है। जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का फैसला हो उसे संघ सूची कहेंगे। जैसे रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, किसी विदेश से आदान प्रदान की बात हो, औजार खरीदना, बैंकिंग, रेलवे, ये सब संघ सूची में आता है, जिसके तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही उसमें डिसीजन ले सकता है, राज्य सरकार का कोई डिसीजन नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो संख्या है, जब मूल संविधान थे तो वहाँ इसका संख्या था 97, ठीक है। कितना था, 97।
और राज्य सूची क्या है? राज्य सूची ऐसी सूची जिसमें सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है, स्टेट ही कानून बना सकता है, उसे राज्य सूची कहेंगे। ठीक है, जैसे जेल, पुलिस, ये राज्य का होता है, इसमें केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, ये राज्य के अंदर आता है। स्वास्थ्य, अस्पताल, ये सब राज्य के अंदर आता है, इसके तहत राज्य ही कानून बना सकता है। ठीक है, एक आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य, सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों मिलकर कानून बना सकता है, उसे समवर्ती सूची कहेंगे। ठीक है, समवर्ती सूची किसे कहेंगे? जिसमें संघ और राज्य दोनों का अधिकार रहता है, कानून बना सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर कोई राज्य इसमें कानून, समवर्ती सूची में कानून बना चुका है और संघ सूची में उसमें कानून बना रहा है, तो राज्य सूची का जो कानून है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और स्टेट का जो यानी कि सेंट्रल का जो कानून है वो एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए? अगर समवर्ती सूची में राज्य कानून बना दिया है तो चलेगा, अगर फिर सेंट्रल अगर उसमें आके हस्तक्षेप करता है तो जो स्टेट कानून बनाया था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट कौन वाला कानून हो जाएगा? सेंट्रल का कानून हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समवर्ती सूची में दोनों। तो इसमें आ जाता है शिक्षा, वन। ठीक है, ये जो है समवर्ती सूची में आ जाता है। ठीक, जैसे इस तलाक, विवाह, ये सब समवर्ती सूची के अंदर आता है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समवर्ती सूची में 3 भाग कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची उस सूची को कहेंगे जिसमें सिर्फ सेंट्रल कानून बना सकता है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए इसमें विशेष ध्यान दें। राज्य सूची में सिर्फ स्टेट। ठीक, समवर्ती सूची में दोनों। ठीक है, अब संघ सूची में आता क्या है? रेल आता है, बैंकिंग आता है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था आता है, डिप्लोमेटिक आता है, किसी विदेशों के साथ कैसा यानी कि रिश्ता रखना है या नहीं, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। किसी राज्य का सीमा बढ़ाना घटाना है तो सेंट्रल के अंदर आता है, किसी राज्य का विभाजन करना है तो सेंट्रल के अंदर आता है, स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट के अंदर आता है पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, ये सब स्टेट के अंदर। और ये जो है समवर्ती सूची के अंदर होता है विवाह, तलाक, ठीक है, शिक्षा, ये सब समवर्ती सूची के अंदर आता है। इसमें दोनों कानून बना सकता है, लेकिन दोनों कानून बना सकता है अगर स्टेट पहले कानून बनाया है, स्टेट का पहले कानून बनाया है तो चल रहा है। अगर इसी भी सेंट्रल को लगे नहीं कुछ इसमें सुधार होना चाहिए, अगर इसने भी कानून बना दिया, कौन? सेंट्रल भी कानून बना दिया तो स्टेट का जो कानून था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट कौन हो जाएगा? सेंट्रल का कानून। स्टेट का कानून डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब मूल संविधान बना था, मूल और वर्तमान, ठीक, वर्तमान, जब मूल संविधान बना था तो सेंट्रल के पास 97 सब्जेक्ट थे जिसमें सेंट्रल कानून बना सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 100 है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल राज्य से कुछ अधिकार लिया होगा। ठीक है, स्टेट के पास जब मूल संविधान थे 66 थे कि 66 सब्जेक्ट में स्टेट काम कर सकता है, लेकिन अभी इसकी संख्या घट के हो गया है 61। ठीक है, वर्तमान में बहुत यानी कि समवर्ती सूची में उस समय 52 सब्जेक्ट थे कि 52 सब्जेक्ट है जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकता है। ठीक है, पहले इसमें 52 ने 47 थे, 47 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने? 52। इससे साबित हो रहा है कि स्टेट से कुछ ना कुछ जरूर पावर सेंट्रल अपने पास रखा है, क्योंकि स्टेट का संख्या घटते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 66 था, 61 हो गया। पहले
47 था कि जिसमें दोनों शासन कर सकते थे, अब 52। तो स्टेट से ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास है, लेकिन कुछ क्षेत्र में स्टेट ही उसमें कुछ कर सकता है, उसमें सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं करता है। बहुत सारे मामले हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल ही कानून बना सकते हैं, स्टेट का कोई अधिकार ही नहीं है। बस हाँ भर सकता है, ना भी भरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 हो गया। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है? भाषा है। भाषा, जब भारतीय संविधान बना था तो मूल संविधान में 14 भाषा का जिक्र था। कितना? 14 भाषा का जिक्र था। लेकिन वर्तमान में भाषा की संख्या 22 हो गई है। बोलियां तो 20,000 22,000 से ज़्यादा है, लेकिन भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एक विशेष क्षेत्र में बोला जाता है, उस यानी कि किसी खास आदमी द्वारा, ये नहीं कि अब 2-4 हज़ार आदमी बोल रहा है। करोड़ों की संख्या में जो बोला जाता है उसे भाषा, और जो हज़ारों की संख्या में बोला जाता है उसे बोलियां कहते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 थे, लेकिन वर्तमान में 22 की भाषा की संख्या कितनी है? 22। कब कब किस भाषा को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक, कब हुआ था? 1967 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 21 अमेंडमेंट। ठीक, इसके तहत सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला। और ये कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। क्योंकि जब पढ़ाएंगे हम इतिहास तो पता चलेगा कि गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक था, 1960 में अलग हुआ। तो अलग होने का कारण यही था, सिंध प्रांत के जो लोग थे, सिंध पंजाब से सटा हुआ, तो वहाँ के भी कुछ आदमी जो है भाषा बोलते हैं, तो इसीलिए सिंधी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा मिला कब? 1967 में, 21st अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, उसके बाद आता है 71 अमेंडमेंट। ठीक, इसके तहत कौन की मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया 1992 में। 71 अमेंडमेंट के तहत कौन की? जो गोवा में बोला जाता है, मणिपुरी जो मणिपुर में बोला जाता है, नेपाली। अब नेपाल अलग देश है, तो नेपाली भाषा भारत में क्यों? क्योंकि भारत जो है जहाँ से नेपाल से सटा हुआ है, तो उस वाला एरिया के लोग जो है नेपाली बोला करते हैं। तो जो सटता है HP हिमाचल प्रदेश में, ये बोला जाता है नेपाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिवीजन करेंगे। 67 में 21 अमेंडमेंट के तहत सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी गुजरात में बोला जाता है। 92 में 71 अमेंडमेंट हुआ। ये सब संशोधन है, ठीक है। 71 अमेंडमेंट हुआ, जो कौन की? मणिपुरी तथा नेपाली को राजकीय भाषा का दर्जा मिला 1992 में। एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा 1992 में किस भाषा को दर्जा मिला था। ठीक है, अब आता है 2003। ठीक, अमेंडमेंट कितना था? 92 अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 2003 में। अभी तक इसके बाद तो कोई भाषा के क्षेत्र पर संशोधन नहीं हुआ है। 3 बार संशोधन हुआ है। और कितने भाषा को जोड़ा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषा को। 14 + 8 कितना हो गया? 22 भाषा। तो एक बार रिकॉल करेंगे, किस संविधान के तहत किसको जोड़ा गया। जब भारतीय संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में कितने हैं? 22 जो है किसको कब जोड़ा गया देखेंगे। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 21 अमेंडमेंट के तहत। एक गुजरात में बोला जाता है,
उसके बाद आता है कब 1992 71 अमेंडमेंट के तहत इस किसको तो कोनकी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो इस तरह हम देखें कि 8 भाषाओं को कब कब जोड़ा गया, एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चार का ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं, याद करने में अच्छा होगा। अब बचा 9वीं, ठीक है, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8 भाषा था तो 12 है, तो क्यों पक्का है कि संशोधन क्या होगा, क्या होगा, संशोधन के तहत ये सबको जोड़ा गया है। ठीक है, और क्या है इस सब में, क्या है, ईस्वी कब जोड़ा गया होगा, वर्ष। ठीक है, 9वीं अनुसूची को संविधान का पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन जो किया गया था उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ये हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। और पहला संविधान संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या है, तो यह है भूमि सुधार अधिग्रहण, भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम है क्या, पहले जो थे भूमि ए मौलिक अधिकार में रखा गया था 19 के 7 में, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के तहत आर्टिकल 300A में रखा गया। ठीक है, क्योंकि पहले पूरे ज़मींदार लोग थे तो किसी के पास बहुत सारा भूमि था, किसी के पास भूमि नहीं, तो इसके तहत जो है जिसके पास कुछ लिमिट बनाया गया था कि इससे अगर ज़्यादा भूमि है तो सरकार उसे अपने कब्जा में लेकर और जिसके पास भूमि नहीं है उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत बनाया गया। इसके तहत 284 सब्जेक्ट रखे गए थे। ठीक है, 284 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें सिर्फ केंद्र ही डिसीजन ले सकते थे। उसमें संशोधन करके इसको कम किया गया कि अगर इसके तहत भी अगर कुछ होता है तो आप हाई कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 10वीं अनुसूची आया 1985 में। कब आया, 1985 में। ये समय 52वां संविधान संशोधन के तहत। कब आया, 52वां संविधान संशोधन के तहत। ये क्या था, ये था दल बदल क्या था, दल बदल क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारा छोटा छोटा पार्टी बनकर तैयार हो गया था सब चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, जिसके कारण किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता ही नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत छोटी छोटी पार्टी बनकर तैयार हो गया, सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ते थे, जिसके कारण किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में एक संविधान संशोधन किया गया 1985 में, 52वां संविधान संशोधन, कि क्यों ना अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो कर सकता है, बट इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो यही था दल बदल अधिनियम कि आप चुनाव से पहले, जब तक चुनाव का डेट घोषित नहीं हुआ है, खूब अदल बदल कर लीजिए, सारा पार्टी मिल जाइए, किसी एक यानी कि गठबंधन ही बनाइए, और इलेक्शन के बाद ऐसा करने के लिए नहीं मिलेगा। यही था दल बदल नीति, क्योंकि पहले चुनाव के बाद इसके पास देखा सीट कम है तो फिर आके मिल जाते थे। तो इस तरह आदमी तो पसंद इसको किए थे ना, कि इसको चुन के वोट दिए थे, अब चला रहे हैं ये, तो इसका नियम कानून जनता को पसंद नहीं है। तो इस तरह के देखते हुए इससे पहले अगर ये पहले मिल जाता है तो आदमी को पता चलेगा फलना पार्टी फलने में मिल गया, चलो इसको वोट देना कैंसिल। तो इस टाइप की बात था। तो यही था दल बदल अधिनियम। ये पूछा जाता है दल बदल अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत था, तो अनुच्छेद यानी कि अनुसूची 20 संशोधन 22, हर चीज़ इसका पूछा जाता है। कब हुआ था, तो 1985। ठीक है,
कोई दिक्कत। अब आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 92-93 में हुआ था, ठीक है, 1992-93। दो डेट इस तरफ बोल रहे हैं कि 92 में पारित हुआ था और 93 में लागू किया गया था, ठीक है। पारित अगर पूछा जाए तो 92, लेकिन लागू किया जाए तो 93। 12वीं यानी 11वीं अनुसूची क्या था, अमेंडमेंट था 73। 73 में संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब, 1992-93 में, ठीक है। ये है क्या, ये था पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज भी कह सकते हैं, ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज ही सही रहेगा। राज्य, इसके तहत पंचायती राज को 29 ऐसे कार्य सौंपे गए जिसके तहत पंचायत में ही उसका द्वारा, पंचायत के द्वारा ही उसका देखभाल किया जाएगा, ठीक है। उसी समय से मुखिया, सरपंच, ये सब का पद हाईलाइटेड हुआ। नहीं तो 1992 से पहले मुखिया तुखिया का पद उतना वैलिड नहीं था, कोई भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग को मुखिया बना दिया जाता था। लेकिन ये संशोधन होने के तहत, इसके तहत मुखिया हो या सरपंच हो, उसके पास फंड आने लगा गांव का काम करवाने के लिए। गांव में रोड बनाना है, नाला बनाना है, लाइटिंग लगाना है, ठीक है, बच्चों के लिए खेलने का व्यवस्था करना है। तो ये सब कार्य पंचायती राज के अंतर आता है। जो 29 ऐसे कार्य थे वो कब जोड़ा गया, 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन। 1992 से पहले मुखिया तुखिया के चुनाव में उतना आदमी एक्टिव ही नहीं था। अभी सब उठने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत मोटा इनकम होता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र बांट दिया गया है, ठीक है। अब आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची भी 1992-93 में ही हुआ था, अमेंडमेंट 74, ठीक है। ये था नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत के तहत 18 सब्जेक्ट ऐसे दिए गए हैं जो नगर पंचायत इसमें डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे शहर में रोड की सफाई, नाला की सफाई, बाजार का निर्माण करना, ठीक है। ऐसे सब व्यवस्था नगर निगम, नगर पंचायत के लिए रखा गया 18 सब्जेक्ट को। एक कौन सा अमेंडमेंट के तहत, 74, कब, 1992-93। 92 में पारित हुआ था, 93 में लागू हुआ था। तो ये 4 अनुच्छेद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम अनुसूची जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार रिकॉल करेंगे, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951 में, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा, ये क्या है, भूमि सुधार अधिनियम है, ठीक। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1985 में, 92वें संविधान संशोधन के तहत। ये क्या है, दल बदल से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1992-93 में, 73 अमेंडमेंट। और ये क्या था, ग्राम पंचायत राज, ठीक है, कि ग्राम को भी जो पंचायती राज व्यवस्था था उसके तहत कुछ कार्य दिए गए, 29 ऐसे कार्य सब्जेक्ट रखे गए जिसके तहत ग्राम में ही इसका सॉल्व किया जाए। जैसे कचहरी, छोटा मोटा केस मुकदमा पंचायत के द्वारा सॉल्व किया जाए। फिर आता है कौन सा, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है 1992-93 में जोड़ा गया, और ये जो है 74 अमेंडमेंट के तहत। और ये जो थे नगर पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए थे, कि नगर को भी कुछ कार्य दिए गए थे जिसके तहत जैसे अभी नगर निगम का चुनाव होता है, तो वो सब इसके अंदर आता है। 18 सब्जेक्ट ऐसे थे जो वो इसमें देखभाल करेंगे, जैसे कि शहर की सफाई, नाला की सफाई, बाजार का निर्माण कराना, ये सब नगर पंचायत के काम के अंदर आता है। तो इस तरह हमने 12 अनुसूचियों को देखा, ठीक है। इसे अच्छे से याद कीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगले क्लास में जानेंगे भारत की विशेषता, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।